अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्वांटम मैकेनिक्स और मेजरमेंट्स का जो टेस्ट नंबर 1 है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने जूम पे क्लास लेनी थी लेकिन वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से फिर मैं अब यूट्यूब पे लेक्चर बना रहा हूँ। तो जो भी आपके इस लेक्चर को देखने के बाद डाउट्स होंगे तो वो आप मुझे डिस्कशन ग्रुप में आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके कोई भी डाउट इस लेक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में नहीं रहेंगे। आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर इस टेस्ट में मिलेंगे। तो हर एक एमसीक्यू में कंसेप्ट छुपा होता है, तो इसलिए ये टेस्ट डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको पूरा देखना है, इस कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स और मेजरमेंट्स के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है। ये एमसीक्यूज़ इंडियन जो वेबसाइट्स हैं, इंडियन बुक्स है, वहाँ से मैंने इनको पिकअप किया है, क्योंकि पीपीएससी में अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि वो इंडियन जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ से वो एमसीक्यू ले रहे हैं। तो इसलिए हमने वहाँ से भी हमने आपको एमसीक्यू डाले, इसके अलावा पाकिस्तानी बुक से भी डाले हैं, यानी कि मिक्सचर डाला हुआ है, ताकि कहीं से भी अगर वो पेपर में डालता है तो आपकी प्रेपरेशन में आपको कोई इफेक्ट ना हो, आपकी 100% आपकी प्रेपरेशन हो। तो अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेशन 10 अगस्त से हमारा स्टार्ट है। तो अभी तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स और मेजरमेंट्स को ख़त्म कर लिया है, और इस वीक हमने न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ख़त्म करना है। और इसके अलावा उसका फिर संडे को हमारा टेस्ट होगा और उसकी भी डिस्कशन होगी। तो हफ्ते में हमारी 3 जूम क्लासेस होती हैं। जब भी चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद फिर हमारी वो जूम पे क्लास होगी, जिस पे हम सारा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी नीड पोटेंशियल एंड। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स में वही रोल प्ले करती है जो क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ प्ले करता है। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो यानी कि एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू छुपी होती है। तो वो इंशाल्लाह ताला ये पूरा डिटेल्ड लेक्चर है, तो ये आप में आपके सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह यहाँ पे क्लियर होंगे। तो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स से न्यूटन के लॉज को हम निकाल दें तो क्लासिकल फिजिक्स पीछे कुछ नहीं बचेगा। इस तरह जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी जो बेस है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। आपको पोटेंशियल की ज़रूरत होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बाउंड्री कंडीशंस। अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं होगी तो फिर आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेव फंक्शन है साई, क्वांटम पार्टिकल की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो साई के अंदर कैद होती है। तो लेकिन ये एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो ये लिहाजा कम्प्लेक्स फंक्शन होने की वजह से इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। क्योंकि फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि जब हमें यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी नहीं है, हमें समझ में कुछ आना ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर वो हमारे लिए चीज़ क्या होती है, वो हमारे लिए बेकार होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये साई जो होता है इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, ये कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। तो लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम साई मॉड स्क्वायर ले लें, ऐसे साई मॉड स्क्वायर। अब जो साई मॉड स्क्वायर ये कैसे आता है, ये लिमिट इंटेग्रल। तो अब देखिए यहाँ पर आपने लिमिट्स को पुट करना तभी आपने वो सारा आप सॉल्व करेंगे। तो जिस पोटेंशियल वैल्यू में या जिस जगह पर पार्टिकल हमारा कैद होगा या जो भी वो मूव कर रहा होगा वहाँ पर आपने क्या करना, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है। फिर उस एरिया के अंदर क्या करेगा, हमें वो पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो आपने क्या करना है, साई को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट को हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिनोट करते हैं साई स्टार से। तो साई स्टार और डी एक्स वन डायमेंशनल के लिए। तो जब आप साई को उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साई मॉड स्क्वायर। अब साई मॉड स्क्वायर का नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको मैं पी और डी से डिनोट करता हूँ।
तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये हमें चीज़ किसने बताई थी? ये हमें बताया था मैक्स बोर ने। तो मैक्स बोर ने हमें बताया था कि जो साई है यहाँ से आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप साई को उसके मोड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें साई मॉड स्क्वायर मिलता है। और साई मॉड स्क्वायर हमें क्या देता है? हमें रियल इंफॉर्मेशन देता है, हमें रियल नंबर्स देता है। तो मैक्स बोर्न, तो ये जो साई मॉड स्क्वायर है ये हमें क्या देता है? हमें रियल नंबर देता है, हमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं देता। तो इसलिए ये इसकी फिजिकल क्वांटम मैकेनिक्स में सिग्निफिकेंस है, लेकिन तो ये हमें क्या देता है? ये रियल नंबर देता है। तो साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई मॉड की फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये जो हमारे पास साई है, इसको हम इससे हम इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करके। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन निकलती है। तो अगर आपके पास साई के आप इंफॉर्मेशन आप नहीं निकाल सकते तो आप क्वांटम मैकेनिक पार्टिकल के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसके एनर्जी के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, उसके मोमेंटम के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जब हमें क्वांटम पार्टिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, फिर हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसका वजूद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड करते हैं। तो और जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम साई पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्वांटम पार्टिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में वही रोल प्ले करती है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ करता है। तो ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो एमसीक्यू नंबर 2 है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? डी साई स्क्वायर आता है। तो इसका ये हमारे पास कौन से होगी? ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास द एनर्जी स्पेक्ट्रा ऑफ बाउंड स्टेट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जो बाउंड पार्टिकल होता है उसका स्पेक्ट्रा हमेशा क्या होता है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होता है। मैं यहाँ पे चीज़ें लिख भी देता हूँ। अब मैंने ये एक लाइन लिखी है कि बाउंड पार्टिकल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स वाइल फ्री पार्टिकल्स हैव कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स। अब देखें ये एक पोटेंशियल वेल है, तो हमने क्या किया? इसकी जो बाउंड्रीज है ये वाली, इस पर हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया, और इस वॉल पे भी हमने क्या कर दिया? इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो अब जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, यहाँ पर अब पार्टिकल ने अगर दीवार से बाहर जाना है तो फिर ज़ाहिर उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पे काबू पाना होगा। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल पे काबू पाने के लिए उसको पास इनफाइनाइट एनर्जी होनी चाहिए। तो वो इसके पास पार्टिकल के पास है नहीं। तो इस पार्टिकल हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल क्या हो गया? पार्टिकल बाउंड हो गया, कि पार्टिकल इस वैली के अंदर कैद हो गया, बाउंड हो गया। तो जब पार्टिकल बाउंड हो जाएगा, कैद हो जाएगा, क्योंकि जब हमने उस पर इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई कर दी है, तो इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे जा सके या यहाँ पे जा सके। तो लिहाजा ये पार्टिकल क्या हो गया? बाउंड हो गया। तो जब भी पार्टिकल बाउंड होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, क्वांटाइज होगी। या तो उसकी एनर्जी इस तरह होगी, यहाँ पर उसका एक एनर्जी लेवल होगी, उसके बाद जो जगह होगी यहाँ पर उसके पार्टिकल की एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, या एनर्जी सिर्फ ये होगी या सिर्फ एनर्जी ये होगी। जिस तरह आपने पढ़ा था बोर्स हाइड्रोजन बोर्स एटॉमिक मॉडल में, तो यह पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर होगी। तो ये जो दरमियान में जगह यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनको बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी जगह पर हम सिंपल वी पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो जब सिंपल वी पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब है पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू आपने पुट की है। तो ये फिर जो पोटेंशियल वेल है ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल बन जाएगा। तो जब आपने फाइनाइट पोटेंशियल वेल बन जाएगा तो पार्टिकल की आप प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब आपने एक फाइनाइट नंबर ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे लगाई है तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पर इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे चला जाए। पहले था इनफाइनाइट पोटेंशियल,
तो पार्टिकल बाहर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पार्टिकल के पास इनफाइनाइट पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी नहीं थी। इसी तरह जब आप यहाँ पर भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल यहाँ पर भी जा सकता है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो आपने ये दो टॉपिक्स आपने लाजमी पढ़े होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो जब आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आपने पढ़ा तो वहाँ पर सिर्फ आपने एक ही रीजन पढ़ा था, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ इसी रीजन में लाई कर सकता है, ना यहाँ पे जा सकता है ना यहाँ पे जा सकता है। लेकिन जब आपने फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा था तो आपने तीन रीजन पढ़े थे, रीजन 1 ये था, तो रीजन 2 ये था और रीजन 3 ये था। तीनों के लिए आपने वेव फंक्शन कैलकुलेट किए थे। और तो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि वहाँ पर फाइनाइट पोटेंशियल वेल में तो जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो क्या थी, फाइनाइट, इसलिए उसका नाम ही क्या, फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो जब फाइनाइट पोटेंशियल होगा तो पार्टिकल बैरियर को क्रॉस करके इस जगह पर जा सकता है। तो जब पार्टिकल का पोटेंशियल फाइनाइट होगा तो वो यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है। दूसरा हमने बोला है फ्री पार्टिकल। तो जब आपने देखा है कि जब पार्टिकल न्यूक्लियस को तोड़ के फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, तब वो फिर क्या करता है, वो उसकी मर्जी होती है, वो जहाँ पे मर्जी जा सके। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है, तब न्यूक्लियस क्या करता है, उसको बाउंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखेगा तो वो हर एनर्जी लेवल उसका नहीं होगा, बल्कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा। लेकिन जैसे वो न्यूक्लियस की कैद से आज़ाद होगा तो वो क्या बन जाएगा, फ्री पार्टिकल बन जाएगा। तो जब फ्री पार्टिकल नाम से ज़ाहिर है फ्री, आज़ाद हो गया, तो अब उसकी मर्जी है वो यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए, यहाँ पर जहाँ पे वो मर्जी जा सकता है। तो फ्री पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और जो बाउंड पार्टिकल होता है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है या डिस्क्रीट होता है। इसका दूसरा नाम या कंटिन्यूअस, या इसको क्वांटाइज बोल सकते हैं या डिस्क्रीट आप बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ्री पार्टिकल है उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पार्टिकल का हर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल कहीं पे भी जा सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो अब आ जाते हैं एमसीक्यू पे, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बाउंड स्टेट्स। तो जब भी बाउंड स्टेट होंगी इसका मतलब है कि जब आप बाउंड होगे तो आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बाउंड स्टेट्स हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल और फ्री पार्टिकल हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। तो फ्री पार्टिकल यहाँ पर आप ये भी कह सकती हैं अनबाउंड पार्टिकल हैव कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल। अगर यहाँ पर मैं वर्ड लगा दूँ ना, द एनर्जी स्पेक्ट्रा ऑफ अनबाउंड स्टेट्स, तो यहाँ पर फिर उसका आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, बाउंड स्टेट अकर व्हेन पार्टिकल कैन नॉट मूव टू। तो बाउंड स्टेट जो हमारी होती है वो कब होती है, जब पार्टिकल कैन नॉट मूव, को पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप बाउंड पार्टिकल बाउंड कैसे करेंगे। पार्टिकल, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने पार्टिकल बाउंड करना है, आप कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, उससे जो पार्टिकल के जिसमें वेल में आप कैद है तो उस पर क्या करें, उसकी दीवारों पे आप इनफाइनाइट पोटेंशियल लगा दें। तो जब इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा तो फिर पार्टिकल उस जगह से बाहर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब आपने पार्टिकल को बाउंड कर दिया। तो यानी कि पार्टिकल को बाउंड करने के लिए आपका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो बाउंड स्टेट अकर व्हेन पार्टिकल कैन नॉट मूव टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी को मूव नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास उसका जो बाउंड स्टेट वो अकर होगी। लेकिन जो फ्री पार्टिकल होगा वो इन्फाइनाइट को अप्रोच कर सकता है, जा सकता है, क्योंकि उसके पास सारे एनर्जी लेवल उसके पास एग्जिस्ट करते हैं और उसका वेव फंक्शन इनफाइनाइट वेव फंक्शन आता है। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाउंड स्टेट इज, तो अब देखिए फ्री पार्टिकल तो आज़ाद होता है और उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, वो बाउंड नहीं होता। तो उसका नाम ही फ्री इसलिए है कि वो बाउंड नहीं है। फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू में पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होता है, तो पार्टिकल बाउंड नहीं होता। पार्टिकल बाउंड भी होते हैं और अनबाउंड दोनों होती हैं। रीजन 1 में पार्टिकल अनबाउंड होता है, इसको अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है ना, तो ये हमारा रीजन 1 होगा और ये हमारा रीजन 2 होता है और ये हमारा रीजन 3 होगा। तो पार्टिकल जब आपने V पोटेंशियल लगाया तो पार्टिकल यहाँ पे भी जा सकता है, अंदर भी रह सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है।
तो जब यहाँ पर जाएगा तो अनबाउंड हो जाएगा क्योंकि आगे कोई रुकावट नहीं है। तो जब यहाँ पर जाएगा फिर अनबाउंड हो जाएगा क्योंकि आगे कोई रुकावट नहीं है। तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल भी नहीं हो सकता क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो अनबाउंड स्टेट वो एग्जिस्ट करती है। तो सिर्फ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है जिसमें बाउंड स्टेट ही सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, अनबाउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, अनबाउंड स्टेट्स अकर व्हेन मोशन इज नॉट। अनबाउंड स्टेट हमारे पास कब होगी? जब हमारे पास जो मोशन है वो कांस्टेंट नहीं होगी, कन्फाइंड नहीं होगी, वेरी नहीं होगी। तो ज़ाहिर जब आप पार्टिकल को कन्फाइन करेंगे तो फिर वो पार्टिकल वो बाउंड हो जाएगा। तो अनबाउंड कब होगा? जब पार्टिकल कन्फाइंड नहीं होगा, यानी कि पार्टिकल को आप कैद नहीं करेंगे। जब आप कैद नहीं करेंगे इसका मतलब वो अनबाउंड होगा, उसका फिर जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो अनबाउंड स्टेट्स होंगे। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 7 है, श्रोडिंगर इक्वेशन एडमिट्स ओनली। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कौन से सोल्यूशन को वो हमारे पास हमें देती। अब देखिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से सोल्यूशन देंगी? डिस्क्रीट सोल्यूशन देगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन तो हमें ज़ाहिर है वो नहीं दे सकती, कॉन्टीन्यूस सोल्यूशन भी हमें वो नहीं देगी क्योंकि जो कॉन्टीन्यूस होता है उस पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो वेव फंक्शन जब अप्लाई करते हैं तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट आता है। तो जब इनफाइनाइट वेव फंक्शन आएगा इसका मतलब वो हम इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा। लेकिन जब आप बाउंड पार्टिकल पर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं तब हमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है साई की हमें क्या देगा? रियल वैल्यू देगा। इसलिए और जो बाउंड पार्टिकल होता है उसका जो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट होती हैं। तो लिहाजा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करती है? डिस्क्रीट सॉल्यूशंस को ही हमें प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इन 1D प्रॉब्लम द एनर्जी लेवल ऑफ बाउंड सिस्टम। तो 1D प्रॉब्लम में जो एनर्जी लेवल ऑफ बाउंड सिस्टम हमारे पास क्या होती हैं? डीजनरेट होती हैं क्या, एंड नॉन डीजनरेट होती हैं या एन फोल्ड डीजनरेट होती हैं। देखिए जो डीजनरेट होती हैं उनका एनर्जी लेवल सेम होते हैं। अगर ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है तो अगर वो डीजनरेट होगा तो सारे जो एनर्जी लेवल्स है वो यहीं पे रहेंगे, ना एनर्जी लेवल ऊपर जा सकता है या ना ही नीचे। यानी कि अगर हमारे पास 20 एनर्जी लेवल्स होंगे जो डीजनरेट होंगे तो वो सारे इसी लाइन के ऊपर क्या करेंगे? लाई करेंगे। तो यानी कि जो डीजनरेट लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे एक जगह पर ही लाई करते हैं। लेकिन जो नॉन डीजनरेट होती हैं हर एक अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो एक एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जाएगा और एक एनर्जी लेवल यहाँ पर आ जाएगा। तो इन्हीं के तो आपने पढ़ा है कि क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें तो इसका मतलब है 1D प्रॉब्लम में हमें कौन से एनर्जी लेवल्स मिलेंगे? नॉन डीजनरेट, क्योंकि हमने ये स्पेक्ट्रम यही एनर्जी लेवल्स हमने पढ़े होते हैं। तो अगर हमारे पास डीजनरेट अगर ये हमें प्रोवाइड करता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होना था और उसके अंदर एक ही जगह होनी थी, उसके अंदर सारे जो एनर्जी लेवल्स होने थे वो हमें वहाँ पर मिल जाने थे। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स इस तरह के बन के आते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर है नॉन डीजनरेट। अब ये एमसीक्यू है, देयर मस्ट बी 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग। अब देखिए 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है अगर एक पार्टिकल ये है तो उसका 1-to-1 बनाने के लिए इसके एक यहाँ पर पार्टिकल होना चाहिए, तो ये 1-to-1 हो गया। तो अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है तो एक पार्टिकल यहाँ पर लाजमी होना चाहिए, तब क्या होगा? 1-to-1 होगा। तो इसी तरह अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो ये क्या होगा? 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होगी। इसको हम बोलते हैं 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग। अब देखिए 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग ये एक यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल भी इसके ऊपर है, तीसरा भी इसके ऊपर है, यानी कि इस जगह पर 25 पार्टिकल ऊपर हैं। तो यहाँ पर भी ज़ाहिर 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस नहीं होगी। और एक जगह यहाँ पे कर लें, यहाँ पर 25 पार्टिकल हैं तो फिर ज़ाहिर एक पार्टिकल की 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होगी, बाकी जो 24 है उनकी 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर ज़ाहिर है कि 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग किसको डिनोट कर रहा है? नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 होगा, एक एनर्जी लेवल यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर। तो यानी कि नॉन डीजनरेट का मतलब है सेपरेट एनर्जी लेवल्स, कि एनर्जी लेवल्स के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। अगर आपके पास आपको एनर्जी लेवल्स दिए जाती हैं तो उनके दरमियान स्पेस मौजूद है, इसका मतलब वो नॉन डीजनरेट है। लेकिन अगर आपको एनर्जी लेवल्स दिए जाती हैं, आपको कहता है ये एक लाइन दी जाती है, वो कहता है कि ये 20 एनर्जी लेवल्स हैं,
तो चूंकि यहाँ पर 20 एनर्जी लेवल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, सारे के सारे एक लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डी जनरेट। तो 1 to 1 किसके लिए फिर पॉसिबल है, नॉन डी जनरेट के लिए, क्योंकि अगर डी जनरेट होगा तो वहाँ पर 1 to 1 पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक पार्टिकल के लिए 1 to 1 पॉसिबल है, बाकियों के लिए 1 to 1 पॉसिबल नहीं होगा। एक पार्टिकल के लिए तो हो गया 1 to 1, ये इस तरह, लेकिन जो बाकी 24 पार्टिकल्स हैं उनके लिए 1 to 1 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और जगह या पार्टिकल नहीं है। तो इसलिए 1 to 1 किसको डिनोट करता है, नॉन डी जनरेट को। अब मैंने आपको जो कंसेप्ट दिया अब आपको एमसीक्यू आना खुद से स्टार्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बात, अगर आपको कंसेप्ट आती है तो फिर आपको चीज़ें आसान लगती है, फिर आपको मज़ा आता है। कंडीशन फॉर अनबाउंड सिस्टम, तो अनबाउंड सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू वी, एनर्जी इज लेस देन वी। तो अगर ये हमारे पास ये पोटेंशियल वेल है, ये तो अनबाउंड कब होगा, जब वो पोटेंशियल वेल से क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो पोटेंशियल वेल से आज़ाद कब होगा, जब उसकी एनर्जी, जो पार्टिकल की एनर्जी ई है, वो क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगी तो वो फिर वो वहाँ से वो निकल नहीं पाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, ई इज़ ग्रेटर देन वी होगा हमारे पास, कि पार्टिकल के अगर एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है तभी वो इस बैरियर को क्रॉस करके वो आज़ाद हो सकता है, अदरवाइज आज़ाद नहीं हो सकता। अगर इक्वल होगी तो वो सिर्फ इस दीवारों पर आ जाएगा, फिर भी आज़ाद नहीं होगा। अगर लेस देन होगी तो वो फिर इस रीजन के अंदर लाई करेगा। तो आज़ाद होने के लिए उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, वी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है अनबाउंड सिस्टम की। द पोटेंशियल ऑफ फ्री पार्टिकल इज़, अब जो फ्री पार्टिकल है उसका पोटेंशियल कितना होता है, उसका पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जब वो आज़ाद हो गया है तो उसकी मर्जी, वो जहाँ पर मर्जी चला जाए। या सिंपल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले उस पार्टिकल को बाउंड करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी, क्योंकि पार्टिकल को आपने क्या किया हुआ था, बाउंड किया था। तो इसलिए वहाँ पर पार्टिकल और जो न्यूक्लियस के दरमियान क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। तो लेकिन जब भी पार्टिकल आज़ाद हो गया तो उनके जो आपने ये बात याद रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, वो इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होती है। कि चार्ज पार्टिकल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, इंटरेक्शन की वजह से होती है। अगर दो चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, या एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनके दरमियान क्या होगी, उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। लेकिन अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो आप देखिए जब पार्टिकल आज़ाद होता है तो ज़ाहिर वो फिर किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आज़ाद हो गया, वो उसकी मर्ज़ी जहाँ पे मर्ज़ी चला जाए। तो लिहाजा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी 0 होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी क्वांटम की दुनिया में 0 हो जाए, क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक बुक पड़ी हुई है, तो बुक रेस्ट पे है तो हम बोलेंगे ये काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। तो अगर ये ज़मीन पे पड़ी है, कोई हाइट भी नहीं है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है। लेकिन अगर क्वांटम की दुनिया में हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएगा तो उसका इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए वो फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होती है। लेकिन जो दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ये मूवमेंट की वजह से होती है, चाहे क्लासिकल वर्ल्ड हो या क्वांटम वर्ल्ड हो। तो अगर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल की 0 हो जाती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फिर हमें इसका मोमेंटम भी पता चल जाएगा, फिर हमें इसकी पोजीशन भी पता चल जाएगी। और ये कंडीशन किसको वायलेट कर जाएगी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जो कहता है कि अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं तब आप पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर आप पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल है ही रेस्ट पे,
यहाँ पर हमें मिल गया, यहाँ पर क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, उसके काइनेटिक एनर्जी जीरो, जिसका मतलब वो पार्टिकल यहाँ पे रुक गया है। तो जब वो पार्टिकल रुक गया तो हमें उसका मोमेंटम भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, और उसकी पोजीशन भी हमें पता चल गई। यानी दोनों चीज़ें हमने 100% हमने बता दी। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर जाएगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये अथेंटिक प्रिंसिपल है, तो ये कोई पॉस्टुलेट वगैरह नहीं है, कोई एजम्पशन नहीं है, तो लिहाजा ये पॉसिबल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी हमेशा जीरो से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी। तो जिसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, ये भी आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो। जीरो पॉइंट एनर्जी, नाम में तो जीरो आता है लेकिन रियलिटी एनर्जी जीरो नहीं होती। तो जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब है मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जीरो पॉइंट एनर्जी। उसका दूसरा नाम है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वो कभी भी जीरो नहीं होती। क्यों नहीं जीरो हो सकती, उसका रीज़न वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकती है, इसलिए मैं अब डिटेल लेक्चर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, तो हैमिल्टोनियन कैसे हमें मिलता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस हो जाए तो वो फिर क्या बन जाता है, लेग्रांजियन बन जाता है क्लासिकल फिजिक्स में। तो ये दोनों एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि अगर सम हो तो फिर वो क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है, अगर डिफरेंस हो तो फिर वो क्या होता है, लेग्रांजियन होता है। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, को कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। इन फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन इज, अब अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया कि जो फ्री पार्टिकल के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज का मतलब है कि वेव फंक्शन 1 आना चाहिए, नो, तो कम्प्लेक्स नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो उसका वेव फंक्शन कम्प्लेक्स होता है और वो नॉर्मलाइज नहीं होता। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, कि जो फ्री पार्टिकल होता है उसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं हो सकता और वो क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। तो लिहाजा इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल द पोटेंशियल ऑफ द स्पेक्ट्रम विल बी, तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मिक्स होगा। उसमें हमें सारे जो मिक्स एनर्जी लेवल्स वो हमें मिलेंगे। इनफाइनाइट स्क्वायर वाले में हमें मिक्स एनर्जी लेवल्स को मिलेंगे। हमें फाइनाइट वाले, अगर इस पे हम फाइनाइट वाले कंडीशन अप्लाई कर दें फिर हमें वो फाइनाइट एनर्जी वाले वो लेवल्स हमें मिलेंगे। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वाले पोटेंशियल वाले में हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिक्स स्पेक्ट्रम होगा। मिक्स स्पेक्ट्रम मतलब ये नहीं है कि एक लाइन पे सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, नहीं। हमें अब देखिए मिक्स एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे कि ये हमारे पास जब एन की जो एन क्वांटम नंबर हमारे पास होता है, जब उसकी वैल्यू लो होती है, स्मॉल वैल्यूज होती हैं, तब हमारे पास क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स होती हैं। ठीक हो गया। जब एन की वैल्यू स्मॉल होती है तब हमारे पास क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स होती हैं। लेकिन जब हमारे पास एन की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, वेरी वेरी लार्ज हो जाती है, वेरी वेरी लार्ज हो जाती है, तब फिर जो एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे वो क्वांटाइज नहीं हो जाएंगे बल्कि कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो यही वो बात वो पूछ रहा है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू में हमारे पास जो एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिक्स होता है, कि हमें वो कंटिन्यूअस क्वांटाइज भी मिलता है और कंटिन्यूअस भी मिलता है। जब एन की वैल्यू स्मॉल होंगे तब हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज होंगे, लेकिन जब एन की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो जाएगी तब एनर्जी लेवल्स हमारे क्वांटाइज हो जाए, स्मॉल कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो नाम है वो तो है क्वांटाइजेशन का, वहाँ पे एनर्जी जो है लाइट वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटिन्यूअस नहीं है। तो इसी वजह से जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है तो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स बन जाती है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में कंटिन्यूअस एनर्जी होती है। तो लिहाजा जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, एमसीक्यू भी आ सकता है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एन, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स सेम रिजल्ट हमें देंगे। तो इसको बोलेंगे मिक्स स्पेक्ट्रम। मिक्स स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि हमें क्वांटाइज एनर्जी भी मिलेंगी और क्वांटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स भी मिलेंगे। क्वांटाइज हमें कब मिलेंगे, जब एन की वैल्यू स्मॉल होगी
और जब मिक्स और कंटिन्यूस हमें कब मिलेंगे, जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। द सम ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये आपने रिलेशन याद रखना है कि हमारे पास आर और जो टी है, ये जैसा आपने याद रखना है। ये बड़ी ये पेपर में पीपीएससी में आ चुका है। आर प्लस टी का ये आंसर हमारा हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर होगा 1। विच इफेक्ट केस अ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिकल टनल। अब टनलिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टनलिंग के लिए हमारे पास पार्टिकल का वेव होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो वेव होगा तब वो फिर क्या कर सकता है, टनल कर सकता है। अब जो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टिकल डुअल बिहेवियर रखता है तो वो बोथ पे टिक करेंगे। नहीं, टनलिंग के लिए हमारे पास वेव करैक्टर होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास उसकी क्या होती है, हाफ एच बार ओमेगा होती है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास n प्लस 1/2। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देने लगा हूँ। तो ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का फार्मूला होता है एच बार ओमेगा। यहाँ पर बार भी आता है, एच बार आता है, एच ओमेगा नहीं आता, ठीक है। तो एच बार ओमेगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। लेकिन पोटेंशियल वैल्यू के लिए एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो पोटेंशियल वैल्यू होता है वहाँ से एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। तो यह बात का आपने ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर का 18 नंबर एमसीक्यू हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एन इज एनर्जी फार्मूला ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये अभी मैंने आपको बताया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू के लिए हमारे एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, पार्टिकल इन अ बॉक्स ऑफ फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू कैन नेवर बी एट रेस्ट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये ट्रू है, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट कर जाएगा। तो पार्टिकल की जो मिनिमम एनर्जी है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होती है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। तो मैंने अभी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे जो कंसेप्ट्स हैं जो पीपीएससी से रिलेटेड है वो मैं इस लेक्चर में क्लियर कर दूं। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट रह गया हो या आपको किसी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकती हैं। इसके अलावा जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकती हैं। तो इस लेक्चर का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।